50% टैरिफ के बाद इंडिया जापान का एक डिप्लोमेटिक हिस्टोरिकल टाइज होने जा रहा है। ना हम आँख उठा के बात करते हैं, ना हम आँख झुका के बात करते हैं, हम आँख मिला के बात करते हैं। वी आर इंडियंस। जापान दोस्ती का नया दौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय जापान यात्रा इस सिलसिले की अगली कड़ी है, जिसने इन देशों के एशियाई देशों की पुरानी मित्रता को 21 वर्षीय सदी की सबसे अहम साझेदारियों में से एक बनाया है। साल 2014 की अपनी पहली टोक्यो यात्रा के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी ने रणनीतिक विश्वास और हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण की बुनियाद पर भारत जापान संबंधों को लगातार मजबूत किया है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की जापान से मिला समर्थन इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के रिश्ते सन 1947 से पहले ही मित्रतापूर्ण थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को अपमानित करने वाली सैन्य फ्रांसीसियो शांति संधि की समर्थन करने से भारत ने इनकार कर दिया था और 1952 में जापान की पूर्ण संप्रभुता को इसमें मान्यता देने का फैसला किया था। इन घटनाओं ने जापानियों के मन के भारत के प्रति सद्भावना का एक ऐसा भंडार बनाया जो आज तक कायम है। पिछले एक दशक में जापान में शिंजो आबे, योशिहिदे सुगा, फुमियो किशिदा और अब शिगेरो इशिबा प्रधानमंत्री हुए। इन सबको प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक ऐसी साझेदार मिले जो प्रतीकात्मक सद्भावना को व्यवहारिक सहयोग में तब्दील करने को लेकर हमेशा तत्पर रहे। इस सहयोग के नतीजे भारत में आसानी से देख जा सकते हैं। हालांकि सिंगापुर की तुलना में जापान का निवेश बहुत कम है, फिर भी भारत में 42 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जापानी मदद से भारत के विभिन्न शहरों में मेट्रो, दिल्ली मुंबई महत्वाकांक्षी औद्योगिक गलियारा और मुंबई अहमदाबाद पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को गति मिली है। भारत की शहरी नवीकरण परियोजनाओं और स्मार्ट सिटी योजनाओं में जापानी साफ देखी जा सकती है। स्वच्छ ऊर्जा, कौशल एवं प्रौद्योगिकी में साझेदारी ने बुनियादी ढांचे में सहयोग को विस्तार दिया है। अहम बात यह है कि जापानी निवेश मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नवीकरणीय ऊर्जा व उन्नत विनिर्माण योजनाओं जैसी हमारी दीर्घकालीन प्राथमिकताओं के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस साझेदारी को स्थापित प्रदान करते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र इस गठजोड़ का असली मंच बना गया है। जैसे जैसे वैश्विक भू राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र पूर्व बनता जा रहा है, उसे टिकाऊ बनाने में भारत और जापान का महत्व बढ़ गया है। ये दोनों देश एक समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था है के हिमायती है, ताकि इस क्षेत्र पर किसी का एकाधिकरण होने पाए। किसी बड़ी शक्ति द्वारा इस समुद्री क्षेत्र में दादागिरी जमाने, भू राजनीतिक संघर्ष की स्थिति में संवेदनशील आपूर्ति श्रृंखला और प्रभुत्व जमाने के लिए तकनीकी दुरुपयोग को लेकर दोनों की चिंता एक जैसी है। यह कारण है कि दोनों देश ने इन चिंताओं को अपनी साझा रणनीति में बदल दिया है। इसलिए उन्होंने क्वाड के जरिए क्षेत्रीय सहयोग को नया आकार दिया है। बुनियादी ढांचे, टीके के निर्माण, महत्वपूर्ण तकनीकी व्यापार, निवेश और जलवायु कार्रवाई के कदमों को आगे बढ़ाया है। दोनों देशों के संयुक्त नौसैन्य अभ्यासों और रक्षा संवादों से भी यह सुनिश्चित हुआ है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। निरसंदेह ऐसे मौक़ों पर नेताओं के व्यक्तिगत रिश्ते भी अहम मायने रखते हैं। शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी की आपसी समझ ने दोनों देशों के संबंधों में अहम भूमिका अदा की है, जो परस्पर भरोसे पर आधारित है। जापान की घरेलू राजनीति में बार बार नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद भारत ने इस दिशा में अपनी नीतिगत निरंतरता बनाए रखी। हालांकि दोनों देशों के संबंधों में चुनौतियाँ भी कोई है। टोक्यो के दृष्टिकोण से भारत के जटिल नियम कानून, परियोजनाओं की मंजूरी में देरी व दीर्घकालीन नीतिगत आकलन का अभाव बड़ी समस्याएं है। दूसरी ओर जापान को लेकर नई दिल्ली की अपनी चिंताएं हैं। वहाँ की धीमी बढ़ती अर्थव्यवस्था, निवेश पर असर डालने वाली बुजुर्गों की बढ़ती आबादी या शांतिवादी राजनीति की बोझ वाली अति सतर्क कूटनीति भारत को चिंतित करती है। यदि दोनों देशों को आपसी सहयोग को मजबूत करना है तो उन्हें खाइयों को पाटने के तरीके खोजने होंगे और टकराव के बिंदुओं को सुधार के अवसरों में बदलना होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री की आज से शुरू होने वाली यात्रा में भविष्य की राह सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। अब ध्यान परियोजनाओं पर नहीं, वैश्विक मंचों पर केंद्रित होना चाहिए। सेमीकंडक्टर, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और दुर्लभ मुद्रा प्रौद्योगिकी में आने वाली जापानी निवेश दोनों देशों के संयुक्त तकनीकी भविष्य तय कर सकते हैं। हाइड्रोजन, तकीय पवन ऊर्जा व संतरी भंडार व संयुक्त उद्यम दोनों को वैश्विक स्तर पर हरित ऊर्जा के मामले में अग्रणी स्थान दिला सकते हैं। दोनों देशों के कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स में
संयुक्त अनुसंधान केंद्र उन्हें आगामी डिजिटल औद्योगिक क्रांति का आधार प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि डाटा डिजिटल युग की मुद्रा बन गया है, इसलिए भारत और जापान को साइबर सुरक्षा, विश्वसनीय डाटा प्रवाह और वैश्विक मानक गढ़ने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अर्थशास्त्र से पढ़े दोनों देशों को मानवीय संबंध और मजबूत करना चाहिए। जापान में भारतीय युवाओं का भविष्य भाषाई प्रशिक्षण, छात्रों का आवागमन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और औद्योगिक संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारी युवा शक्ति को औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ने और पीढ़ियों के बीच जीवंत साझेदारी रख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि भारत जापान संबंध दोनों सभ्यताओं के बीच का संबंध है। दोनों देशों में लोकतंत्र, सुलहपन और संप्रभुता के सम्मान के मूल्यों ने इस साझेदारी को नैतिक आधार प्रदान किया है। इस तरह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जापान से समर्थन मांगने से शुरू हुई कहानी अब एक स्वतंत्र, समावेशी और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण में अभिव्यक्त हो रही है। दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज से साझेदारी होने की नहीं, बल्कि एशिया के भविष्य का निर्माता बनने की है। एशिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले भारत की जिम्मेदारी न केवल अपने हितों की रक्षा करना है, बल्कि वो सुनिश्चित करना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र खुला, बहुलवादी और निष्पक्ष बना रहे। दुनिया देख रही है और क्षेत्र सुन रहा है।